हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम बात करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में और एक्सरे ट्यूब के इक्विपमेंट्स के बारे में और ये इक्विपमेंट्स वर्क कैसे करते हैं इनके बारे में। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक्सरे के बारे में जान लेते हैं। एक्सरे जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पेक्ट्रम जो है कुछ इस तरह से होती है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होती है, फिर उससे कम एक्सरे की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दोनों के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे गामा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो इसकी वेवलेंथ जो होगी सबसे कम होगी, और रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। एक्सरे हमारा यहाँ पे है, एक्सरे यहाँ पे है। एक्सरे की जो गामा से कम फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी इन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरे की है लेकिन गामा से कम है, और इन सबसे कम है वेवलेंथ लेकिन इससे गामा से ज़्यादा है एक्सरे की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इन इक्विपमेंट्स के बारे में क्या क्या होते हैं एक्सरे ट्यूब के इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे ये हमारा वायर है, डीसी वायर हम जनरली यूज़ करते हैं, और ये हमारा कैथोड फिलामेंट है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये आपका फोकसिंग कप है, और ये पायरेक्स ग्लास है। यहाँ पे टारगेट एनोड है जो टंगस्टन का है, और ये आप बाहर वाला पार्ट जो है ये कॉपर एनोड है। यानी एनोड के दो पार्ट हो गए। एक तो आपका हो गया टारगेट एनोड जो टंगस्टन का बना है, एक जो आउटर वाला पार्ट है बाहर वाला जो वो किसका है? कॉपर का है। और यहाँ पे रोटर होता है, बियरिंग के हेल्प पे रोटर रोटेट करता है, बियरिंग के हेल्प से, जिसको लोग बैरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले जब हमने करंट दिया, जब सबसे पहले हमने यहाँ से करंट दिया तो यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन। डीसी करंट क्यों यूज़ किया हमने? डीसी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि डीसी जो होता है ये वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। कन्वेंशनल जो होता है, जो अल्टरनेट करंट एसी करंट होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन जो डीसी करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसकी वजह से हमने डीसी करंट लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब निगेटिवली चार्ज यहाँ पे आए, निगेटिवली चार्ज है कैथोड फिलामेंट। ये फिलामेंट किस चीज़ का बना है? टंगस्टन का। टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। एटॉमिक नंबर 74 होता है, और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होता है अप्रॉक्सीमेटली 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? जब ये हीट होगा, टंगस्टन क्या है? मेटल है। अब ये जब मेटल हमारा हीट होगा तो इसमें एक प्रोसेस होगा थर्मियनिक एमिशन। थर्मियनिक एमिशन के प्रोसेस जब होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाईली स्पीड से, बहुत हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, जो जाएंगे कहाँ पे? टारगेट करेंगे कहाँ पे? टारगेट एनोड पे। अब ये थर्मियनिक एमिशन के प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये हमारी KLM, ये हमारे पास शेल हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारी शेल में होगा। ये K है, L है, M है, N है, ऐसे होती हैं, शेल होती हैं ढेर सारी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर समझाने के लिए, थर्मियनिक एमिशन को समझाने के लिए, उससे पहले आप यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो सबसे होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी K की होगी, उससे कम L की, M की, N की, सबसे कम होगी K की, सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो जैसे जैसे दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, ऐसे ऐसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। न्यूक्लियस के जितना करीब होंगे, तो यहाँ पे देखिए आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी एनर्जी कम है। इसके बाद L में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हैं,
इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह एनर्जी जैसे जैसे आप आउटर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होगी। तो अब यही चीज़ थर्मियोनिक एमिशन यहाँ पे रख दीजिए। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे, या मान लीजिए यहाँ 8 फिल हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए थर्मियोनिक एमिशन को जब हम इस पे एनर्जी देंगे, जब हम इस पे एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ऐड होगी इसमें। अब आपको हमने अभी बताया कि जैसे जैसे बाहर जाएंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि मान लीजिए K की 5 है, इसकी 10 है, इसकी 11 है और इसकी 15 है, इसकी 20 है, और इसके बाहर अगर आए तो मान लीजिए 25 है। एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर इसकी एनर्जी कम है, इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अगर हम एनर्जी इस पे देंगे 15 वाले पे एनर्जी हम दें, मान लीजिए 5 दे दें, तो 15 + 5 इसकी एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। कहाँ पे जाएगा, बाहर वाले शेल में जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी अब ज़्यादा हो गई है और इसके बाहर वाला जो शेल है उसमें ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 20 वाले में। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला आया। अगर इसको हम और एनर्जी दे दें, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम और एनर्जी दे दें तो ये मूव करके और भी बाहर आ जाएगा, 25 बन जाएगा। और एनर्जी दे दें तो ये ऑर्बिट ही छोड़ देगा। क्या करेगा, ऑर्बिट ही छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ती गई ज़्यादा हो गई। फिर से समझ लेते हैं कि अगर ये एनर्जी मान लीजिए K की 5 है, L की 10 है, M की 15 है, N की 20 है, यहाँ पे इसकी अगर हम यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे इसकी K की यहाँ पे एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी इसकी बढ़ेगी, तो ये मूव करके यहाँ पे आया। और भी एनर्जी दिए तो मूव करके यहाँ पे आया, और भी एनर्जी दिए मूव करके यहाँ पे आया, और भी एनर्जी दिए तो मूव करके ऑर्बिट ही छोड़ देगा। और जब ऑर्बिट छोड़ देगा तब इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही चीज़ यहाँ पे होती है कि एनर्जी हम दे रहे हैं, करंट हम दे रहे हैं, और ये फिलामेंट में क्या करेगा, एनर्जी जब ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, थर्मियोनिक एमिशन ये प्रोसेस होगा और यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये एनर्जी जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इनको फोकस करने के लिए कि ये इधर उधर ना हो, डाइवर्ट ना हो, या यहाँ पे जाके टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा हो जो हमारे काम आ सकें, इनके लिए हमने यूज़ किया है फोकसिंग कप। एक चीज़ और यहीं पे याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को तो हम फोकस कर सकते हैं फोकसिंग कप के थ्रू, या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम रिफ्रैक्ट या डाइवर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन हम कभी आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम नहीं कर सकते, ना रिफ्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते। यानी एक्सरेज को हम नहीं कुछ कर सकते, गामा को नहीं कुछ कर सकते। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये रेडिएशन है, इनका हम नहीं कुछ कर सकते। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से निकले और ये जाके टारगेट करेंगे कहाँ पे, टारगेट एनोड जो कि टंगस्टन का बना है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि टंगस्टन का ये वाला पार्ट है, ये पूरा एनोड टंगस्टन का नहीं होता है, सिर्फ जो टारगेट होता है ये टंगस्टन का होता है, और जो ये आपका बाहर वाला पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट होता है ये क्या है, ये कॉपर का होता है। यहाँ पे एनोड को हमने टंगस्टन का क्यों लिया, अभी हमने आपको बताया कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, तो ये आसानी से मेल्ट नहीं होगा, आसानी से डैमेज नहीं होगा।
और इसको एक ही पॉइंट पे ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बार बार एक ही टारगेट पे जाके हिट ना करें, इसके लिए, इससे बचाने के लिए हमने एक रोटर का यूज़ किया है। रोटर क्या करेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आके बार बार यहाँ पे हिट हो रहे हैं, यहाँ पे हिट हो रहे हैं, अगर ये रोटर ये रोटेट करेगा तो ये देखिए पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, इसकी जो टारगेट की पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज होगी। इससे क्या होगा कि बार बार एक ही पॉइंट पे बार बार इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से जल्दी हमारा ट्यूब डैमेज नहीं होगा। अब ये जो रोटर हमने यूज़ किया यहाँ पे रोटेट कराने के लिए, रोटर से नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है। और ये रोटर कैसे वर्क करेगा, बियरिंग जिसको भी हमने कहा था कि इसको आमतौर पे लोग बेयरिंग बोलते हैं, तो ये इसका यूज़ करेंगे। बेयरिंग की हेल्प से, बियरिंग की हेल्प से ये रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये अब यहाँ पे आप फिर से वापस आ जाते हैं, यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होंगी, जब यहाँ पे आके इंटरेक्शन हुआ, जब आके मेटल पे ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जब जाके मेटल पे इंटरेक्ट करेंगे, हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, तब हमारे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो दो टाइप की होंगी, दो तरीके से। एक तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक से होगा और एक ब्रेमस्टालंग एक्सरेज होगा। तो एक एक करके देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रेमस्टालंग। कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रेमस्टालंग। अब देखते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये K है, L है, M है, ये शेल है, K L M। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, K शेल में 2 ही होते हैं। अब ये आपका मान लीजिए ये आया इंसिडेंट फोटॉन। क्या है, इंसिडेंट फोटॉन। जब इंसिडेंट फोटॉन आएगा और यहाँ K शेल पे आएगा, K शेल के इलेक्ट्रॉन को जब इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे जो हमने आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ये जब जाके इंटरेक्ट किए, ये यहाँ आके इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब ये जाके हिट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, हिट करेंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा ना होती तो यहाँ तक पहुँचती ही ना, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ये यहाँ तक पहुँचा और इस इलेक्ट्रॉन को हिट करके, इंटरेक्ट करके क्या करेगा, निकाल देगा। इस इलेक्ट्रॉन को जब भी निकल जाएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे वैकेंसी खाली होगी, वैकेंट हो गया। अब यहाँ पे 2 होना चाहिए, अब है कितना, 1। तो बाहर वाले शेल से इसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा, वैकेंट शेल को यहाँ पे भरने के लिए बाहर से 1 आएगा। और अभी हमने आपको बताया था थर्मियोनिक एमिशन में कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। और बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, K की, जिसको निकाल दिया गया। अब यहाँ से अगर ये आएगा तो इसकी जब ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, L की एनर्जी जब ज़्यादा है तो K में जब फिल होगा तो इसकी एनर्जी बचेगी क्योंकि ज़्यादा है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि मान लो इसकी एनर्जी, इस वाले की एनर्जी 20 है और इसकी एनर्जी कम है, क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, कम होती है। तो इसकी मान लो कितनी है, 10 है। अगर यहाँ से ये 20 वाला आता है इसको भरने के लिए तो 10 ही तो यहाँ पे चाहिए, इसको भरने के लिए 10 चाहिए, बाकी 10 तो बचेगा, 10 तो बच रहा है ना। इसको, इस वाले को ये जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, अगर मान लो यहाँ पे 15 होता, अगर ये 15 होता तब भी ये 10 है, तब भी 5 बच रहे हैं, तब भी 5 बच रहे हैं, तब भी 5 रिलीज़ होती और ये ज़्यादा होगा ही होगा, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो।
तो ये जो तब जाके एनर्जी जो रिलीज होती है एक्स्ट्रा एनर्जी, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब यहीं पे समझ लीजिए ब्रेमस्टालंग एक्सरे का, अगर यहीं पे आए, ये आए और ये यहीं पे ये आए और यहाँ पे डाइवर्ट हो गए, इनका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। डायरेक्शन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास ये पहुँचे ना, तो इसकी एनर्जी की वजह से क्या हो गए, ब्रेक हो गए। एनर्जी की, न्यूक्लियस की एनर्जी की वजह से ये क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और यहाँ पे इनकी एनर्जी कम हुई, इन्होंने एनर्जी को लूज़ किया, और एनर्जी को जब लूज़ करेंगे तो आप जानते हैं एनर्जी एक जगह से कम होगी दूसरी जगह बढ़ेगी, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, ट्रांसफ़र होती, चेंज होती है। तो यहाँ पे एनर्जी जब चेंज यहाँ पे स्लो होगी तो वो एनर्जी चेंज हो क्या करेगा, जितना कम होगा उतना रेडिएशन निकल जाएगा, उतना क्या करेगा, रेडिएशन निकलेगा, और इसी को कहते हैं ब्रेमस्टालंग एक्सरेज। यहाँ पे अगर मान लो 90 केईवी या जो भी दिया आपने, केवीपी किया, केवी दिया, जो भी दिया, केवी दिया, तो यहाँ से अगर 90 दिया और अगर टोटल लॉस होगा तो 90 ही मिलेगा। 90 से कम मिल सकता है लेकिन 90 से ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता। इनपुट से ज़्यादा आउटपुट नहीं होगा ना, जो आप दे रहे हैं, अगर यहाँ से 90 दे रहे हैं तो यहाँ से 100 तो नहीं निकल सकता। अगर यहाँ पे पूरा इसका लॉस हो रहा है, पूरा लॉस होगा तो भी 90 का होगा, तब भी 90 वहाँ मिलेगा। और अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ रही हैं, मान लो यहाँ पे 50 आ रही हैं, तो यहाँ पे 50 आ रही हैं तो यहाँ पे इससे कम आएंगे, तब जाके 90 से कम होगा, 90 होगा। तो ये आपका था ब्रेमस्टालंग एक्सरेज। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं, यहाँ पे। ये क्यों होती हैं, क्योंकि ये मेटल है, इसी में जाके जब ये इंटरेक्शन होता है, ये पूरा टॉपिक आप ब्रेमस्टालंग, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब आप फिर से पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में, उस टॉपिक में फिर से हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। यहाँ से करंट दिया और ये कैथोड फिलामेंट हीट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थर्मियोनिक प्रोसेस से, और हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट किए, टारगेट एनोड पे जो टंगस्टन का है, और वहाँ दो काम हुए, एक तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकला और एक जो है ब्रेमस्टालंग एक्सरेज निकला। ये दोनों निकले, ये दोनों जो निकलेंगे यहाँ पे, ये दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 1% होंगे। कितना होंगे, 1% अप्रॉक्स। और 99% क्या होगा, 99% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किस में हो जाएगा, 99% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1%, सिर्फ 1% एक्सरेज में कन्वर्ट होंगी। अब ये 99% जो हीट में कन्वर्ट हुआ, इस हीट को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी ट्यूब तो डैमेज हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास देखो, हमारे पास ये जो कॉपर का हमने इसीलिए लगाया है। कॉपर का क्या काम है, कॉपर आप सब जानते हैं, कॉपर गुड कंडक्टर होता है। ये क्या करेगा, इस हीट को क्या करेगा, एनर्जी है, हीट क्या है, एक एनर्जी है। कॉपर क्या करेगा, कंडक्ट करा देगा, एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करा देगा, ये रुकने नहीं देगा यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे ऑयल होगा, जो ऑयल क्या करेगा, यहाँ पे ऑयल होता है एक्सरे ट्यूब में, ये क्या करेगा, हमारे टेम्परेचर को, कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखेगा। और यहाँ पे वैक्यूम होती है, वैक्यूम होती है। वैक्यूम किसे कहते हैं, वैक्यूम का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर ना हो उसी को वैक्यूम कहते हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए पायरेक्स ग्लास होता है, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या रेडिएशन कहीं से लीकेज ना हो, या फिर बाहर की एयर अंदर ना आए, जो वैक्यूम का सिस्टम हमारा ख़राब हो, डैमेज हो। ये हमारा सिस्टम था। यहाँ से एक्सरेज निकली, यहाँ से एक्सरेज निकली, और ये हमारा यहाँ पे विंडो होती है, विंडो, यहाँ पे हमारा फ़िल्टर लगा होता है। फ़िल्टर हमारा एल्युमिनियम का हम यूज़ करते हैं। क्यों फ़िल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी यहाँ से जो एक्सरेज बन रही हैं, एक टाइप की एनर्जी नहीं है, ये कई टाइप की, कोई किसी की कम है, किसी की ज़्यादा। ये इधर वाले की कम होगी इंटेंसिटी, इधर वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जो
कैथोड की तरफ होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए, और कुछ जो है सॉफ्ट एक्सरेज जो हमारे यूज़फुल नहीं होते हैं उनको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, फ़िल्टर का, एल्युमिनियम का जो होता है। किसी दूसरे मेटल का हम नहीं यूज़ करते जिससे हमारा क्या करे, वहाँ पे पूरा का पूरा एक्सरेज को रोक दे। लेड वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं, नहीं तो पूरे एक्सरेज को रोक देगा। अब यहीं पे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ट्यूब जब पढ़ ही रहे हैं तो यहीं पे हम देख लेते हैं एनोड एंगल क्या होता है। एनोड एंगल क्या है, एनोड एंगल। अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए एनोड एंगल में हमारे पास एक होता है, ये हमारा देखिए ये एंगल क्या है, कम है। एक और हम ज़्यादा वाला ले लेते हैं, ये हम ज़्यादा, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है। इसका क्या है, लेस है, इसका ग्रेटर है। अब देखिए इसका कम है, इसका ज़्यादा है। एंगल जो होता है ये फोकल स्पॉट जो है एंगल पे ही डिपेंड करता है। अगर एंगल कम होगा फोकल स्पॉट कम बनेगा, छोटा होगा एक्चुअल फोकल स्पॉट। अब देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये आपका फिलामेंट है, यहाँ से रेडिएशन आ रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अभी देखिए एक्चुअल फोकल स्पॉट जो बना इस वाले में, जिसमें ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा है, एंगल कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग कितना होता है एंगल, 12 to 15 डिग्री, 12 to 15 डिग्री। अगर इसका एंगल ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक इतना बना, ये आपका क्या बना, एक्चुअल फोकल स्पॉट। ये आपका एरिया हो, इतना ज़्यादा होता नहीं, हमने बड़ा करके दिखाया। लेकिन अगर आपका कम है, अगर यही वाला हम लाएं, यही वाला यहाँ तो ये देखिए इतना ही हम ले रहे हैं, इतना ही ले रहे हैं, ये कम है। इसका फोकल स्पॉट देखिए कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि इसका एंगल ज़्यादा है। अब इसका एक्चुअल फोकल स्पॉट ज़्यादा है और इसका जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा, फोकल स्पॉट दो होते हैं। एक ये जो आता है, इलेक्ट्रॉन जब आते हैं जो फोकल बनता है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट। और जब यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी, यहाँ से जब रेडिएशन निकलेंगी, उसका जो फोकल स्पॉट बनेगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो फोकल स्पॉट दो होते हैं। ओके, कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप उसके लिए हमसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।